गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 मई, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो देख लीजिए। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुंटेड स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित व्हिटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान, जिसे अक्सर ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, वन्यजीव संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डालता है और जैव विविधता की सुरक्षा में जमीनी स्तर पर प्रयासों के महत्व को भी रेखांकित करता है। तो इम्पोर्टेंट ये अवार्ड है, इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। पहले तो याद रखना है पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये असम की वन्य जीव संरक्षिका हैं और किस पक्षी के संरक्षण के लिए इन्हें व्हिटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। ये लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुंटेड स्टार्क है, जिसके संरक्षण के लिए व्हिटले गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के रूप में भी जानते हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है, गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को मिला यूनेस्को गिलिर्मो कैनो पुरस्कार 2024। तो एक ये अगला पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेताओं का नाम दिया गया है। अब आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कुछ दिनों से जारी है और जिसमें गाजा में देखा गया बहुत ही व्यापक स्तर पर वहाँ पर मानवीय हिंसा हुई। तो गाजा में जो संकट है उसको कवर करने के लिए इन फिलिस्तीन पत्रकारों को यूनेस्को गिलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह घोषणा मीडिया पेशेवरों की एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी की सिफारिश से हुई है, जिसमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच इन पत्रकारों के साहस और प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूनेस्को गिलिर्मो कैनो पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, आप लोग याद रखिएगा, फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अगली खबर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 हाल ही में जारी कर दिया गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। यह सूचकांक पेरिस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है और भारत की पोजीशन देखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में, तो यह 180 देशों में 159वें स्थान पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की क्या स्थिति रही है, तो आपको याद रखना है भारत 159वें स्थान पर है। अब इस तरीके की रिपोर्ट का आप अपने मेंस एग्जाम में भी बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। जो बच्चे हमारी मेंस की क्लासेस देखते हैं वो वहाँ पर जान पाते होंगे कि किस तरीके से मैं अपने रिपोर्ट्स, डाटा, फैक्ट को अपने आंसर में डिकोड करता हूँ, ताकि हमारा आंसर औरों से एनरिच हो और हमें एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की पोजीशन देख लीजिए, 180 देशों में 159वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। यह संगठन सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रसार में दुनिया की अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में शामिल है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिए। इस वर्ष की जो थीम रही है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। इंपॉर्टेंट आपके लिए है, स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। थीम क्या रही इस वर्ष की, प्लैनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। इस वर्ष जो शीर्ष 3 देश रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, उनमें पहला है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन। तो ये आपको याद रखना है और भारत की रैंकिंग याद रखनी है, कितने नंबर पर है, 159वें नंबर पर। सूचकांक की रैंकिंग में 5 संकेतक शामिल होते हैं, जिनमें शामिल है राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। तो कितने संकेतक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल होते हैं, तो 5 संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। 5 संकेतकों में कौन कौन से हैं, तो राजनीतिक है, आर्थिक है, विधायी है, सामाजिक है और सुरक्षा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं यूपीएससी के पैटर्न पर, आपका बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है, तो अब जाहिर सी बात हो जाती है कि हमें उसी बदलते एग्जाम पैटर्न के साथ करंट अफेयर्स की घटनाओं को पढ़ना होगा। अब वन लाइनर का ज़माना खत्म हो गया, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं। तो बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही आपको यहां करंट अफेयर्स की घटनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसलिए क्लासेस को अच्छे से पढ़े, अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ताकि एग्जाम टाइम उनका मल्टीपल रिवीजन करके हम अपना बेस्ट दे सके जब भी एग्जाम देने जाएँ। अगली खबर है, इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में भारत 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके प्रीलिम्स में भी ये डाटा पूछा जा सकता है कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार
अनुसार लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में भारत 2030 तक कितने शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा? तो आपको याद रखना है शीर्ष 25 देशों में। अच्छा, कब तक? ये भी आपको याद रखना है, 2030 तक। बाकी मेंस एग्जाम में भी आप इस डाटा को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13 से 14% से घटाकर जीडीपी का 8 से 10% करना है। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए स्टेटमेंट है। अच्छा, लॉजिस्टिक लागत होती क्या है? तो लॉजिस्टिक में उत्पादन एवं उपभोग बिंदुओं के बीच माल का परिवहन, प्रबंधन, भंडारण, मूल्यवर्धन और संबद्ध सेवाएं शामिल होती हैं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बंदरगाह शामिल होंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, भंडारगृह, वेयर हाउसेज जिन्हें कहते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। अगली खबर है चीन का लूनर प्रोब मिशन चांग E6 के संबंध में। अभी हाल ही में चीन के द्वारा लूनर प्रोब मिशन चांग E6 का सफल परीक्षण किया गया है, तो देख लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग E6 लूनर प्रोब मिशन को लॉन्च किया है। चीन द्वारा प्रक्षेपण अपने सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 YB के माध्यम से हैनान प्रांत में स्थित वेनचोंग प्रक्षेपण केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी एवं चट्टानों के नमूने लाने हेतु लक्षित 2 महीने की इस मिशन में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया है तथा ऐसा महत्वाकांक्षी प्रयास करने वाला चीन विश्व का पहला देश भी बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। चांग E6 प्रोब चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन में उतरेगा। तो इंपॉर्टेंट है, चांग E6 लूनर प्रोब मिशन है, ये चीन का है और इसका फीचर्स क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीन के सुदूर हिस्से से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा और साथ ही ये भी आपको याद रखना है, जो यह चीन का मिशन है, इस मिशन में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया है और ऐसा महत्वाकांक्षी प्रयास करने वाला चीन पहला देश बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली खबर है स्पाइसेस बोर्ड इंडिया ने सिंगापुर व हांगकांग भेजे जाने वाले मसालों के लिए एथिलीन ऑक्साइड परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। हमने पिछले दिनों देखा था कि सिंगापुर और हांगकांग ने भारतीय मसालों के आयात को लेकर प्रतिबंधित कर दिया था। कारण क्या था? भारत के कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का उच्च स्तर पाया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा एथिलीन ऑक्साइड परीक्षण मसालों के संबंध में अनिवार्य कर दिया है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने मसालों में एथिलीन ऑक्साइड के उच्च स्तर के कारण भारत से आयातित कुछ मसाला मिश्रणों की बिक्री को निलंबित कर दिया था। इसके बाद ही स्पाइस बोर्ड ने अनिवार्य परीक्षण संबंधी निर्णय लिया है। अब ये एथिलीन ऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। तो एथिलीन ऑक्साइड सामान्य तापमान पर एक ज्वलनशील व रंगहीन गैस होती है। एथिलीन ऑक्साइड एक कीटाणुनाशक व फ्यूमिगंट के रूप में कार्य करती है। हालांकि इसकी कैंसरकारी प्रकृति के कारण खाद्य उत्पादों में इसका नियंत्रित उपयोग किया जाता है। तो एथिलीन ऑक्साइड का ये फीचर्स आपको याद रखना है कि यह कीटनाशक व फ्यूमिगंट के रूप में खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं तो ये कैंसरकारी प्रकृति होने के कारण हमारे शरीर में कैंसर जैसे रोग को बढ़ावा दे सकती है। अब भारत में मसाला उद्योग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बना के। तो याद रखिएगा, भारत विश्व में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तो इन तीनों ही मामलों में भारत विश्व में सबसे बड़ा, चाहे वो उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, निर्यातक हो, तीनों मामले में ही भारत उच्च स्तर पर है। भारत जो सर्वाधिक मसाले का निर्यात करता है उसमें मुख्य रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश का स्थान आता है। भारत मसालों की 109 किस्मों में से लगभग 75 का उत्पादन करता है। इन 109 किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। मिर्च, जीरा, हल्दी, अदरक, धनिया की कुल मसाला उत्पादन में लगभग 76% की हिस्सेदारी है। सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो ये सभी मसाला उत्पादक राज्य हैं। अब देख लेते हैं स्पाइस बोर्ड इंडिया के बारे में, जिसने एथिलीन ऑक्साइड के परीक्षण को अनिवार्य किया है। इसकी स्थापना मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 1987 में की गई थी। मुख्यालय इसका कोचीन, केरल में है। अभी हाल ही में UPPSC RO का हुआ था, उसमें इसके मुख्यालय के बारे में पूछा गया था। तो याद रखना है, स्पाइस बोर्ड इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1987 में। मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत मुख्यालय कोचीन, केरल में है। इसकी भूमिका क्या है? तो 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात, संवर्धन और इलायची के विकास के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय है। ये जो स्पेस बोर्ड इंडिया है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसे देख लीजिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ नीचे आपको दिया गया है। आपको बताना है स्पाइस बोर्ड इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इसमें से कितने सही कथन होंगे। पहला है, यह एक संविधिक निकाय है। दूसरा, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तीसरा कथन है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो स्पेस बोर्ड इंडिया के बारे में हमने ऊपर देखा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? कोचीन, केरल में है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये एक संविधिक निकाय है, ये सही है, क्योंकि स्पाइस बोर्ड इंडिया को
एक अधिनियम के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। अब संविधिक, संवैधानिक और विधिक, इन तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वह होता है जिसका जिक्र संविधान में किया जाता है। संविधिक निकाय वह होता है जिसका गठन किसी अधिनियम के तहत किया जाता है, संसद के द्वारा वो अधिनियम पारित किया जाता है, फिर उसको अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो संविधिक होता है। विधिक का मतलब होता है वो किसी अधिनियम के तहत नहीं गठित होता है, ना तो उसको संविधान में कहीं जिक्र होता है, वो वैधानिक होता है यानी कानून बनाकर उसको अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो विधिक होता है। तो इन तीनों में अंतर याद रखिएगा। स्पाइस बोर्ड इंडिया कैसा है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसे एक अधिनियम के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें दो कथन सही हैं। दूसरा कथन इसमें जो है वो गलत है क्योंकि कोलकाता में नहीं होकर कोचीन केरल में इसका मुख्यालय है। तो पहला तीसरा जो कथन है ये दोनों कथन सही होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। अगली खबर है ऑक्सीटोसिन के संबंध में, इन दिनों चर्चा में है। कारण क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहर के डेयरियों में मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन की उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया है। अब ये ऑक्सीटोसिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लगातार साइंस सेगमेंट में क्वेश्चन बनता रहा है, तो ऑक्सीटोसिन आपके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिए। यह सेक्स, प्रसव, स्तनपान व सामाजिक बंधन के दौरान स्तनधारियों की पिट्यूटरी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है। यह माताओं को बच्चों को जन्म देने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से बचाने में मदद करता है। दुधारू पशुओं द्वारा अधिक दूध देने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। अब ऑक्सीटोसिन के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक यहाँ पर आपको एमसीक्यूज दिया जा रहा है। आपको बताना है कि हाल ही में ऑक्सीटोसिन सुर्खियों में रहा है, इसके संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। अब आपको यहाँ 4 कथन दिए जा रहे हैं, तो ऑक्सीटोसिन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला है यह स्तनधारियों की पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। दूसरा कथन है यह माताओं को बच्चों को जन्म देने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से बचाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है दुधारू पशुओं द्वारा अधिक दूध देने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। चौथा कथन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं ऊपर के जो तीनों कथन है ये सभी ऑक्सीटोसिन के संबंध में क्या है, सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन बताना था, तो गलत कथन कोई है नहीं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगली खबर है प्रॉस्पेटरी नोट्स, पी नोट्स के संदर्भ में, और ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सेक्शन में पूछा जाएगा। यूपीएससी में 2 से 3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब जिस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न बदल रहा है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे 69th बीपीएससी में, तो अब आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रॉस्पेटरी नोट्स चर्चा में क्यों है इसे देख लेते हैं, फिर प्रॉस्पेटरी नोट्स क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से संचालित पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को पी नोट्स जारी करने की अनुमति दी गई है। अब ये पी नोट्स क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है। यह विदेशी निवेशक भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में इसे निवेश कर सकते हैं। पी नोट्स ऑफशोर डेरिवेटिव साधन होते हैं, इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में भारतीय शेयर होते हैं। अब इसके लाभ क्या होता है, तो इसके लाभों में सेबी में पंजीकृत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पी नोट्स के तहत निवेशक की जानकारी प्रकट करने की अनिवार्यता नहीं होती है। वे गुमनाम रहकर भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं या भारतीय शेयरों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों हेतु एक विकल्प है। तो ये लाभ हैं पी नोट्स के संदर्भ में, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन में बन सकता है। अब इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशकों द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है जो स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये 4 कथन दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट किसके संबंध में है, पहला जमा प्रमाण पत्र, दूसरा वाणिज्यिक पत्र, तीसरा प्रोमिसरी नोट्स और चौथा पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स के बारे में ये कथन ऊपर दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगली खबर है इन स्पेस के संदर्भ में। इन स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को लागू करने के लिए मानदंड, दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की हैं। इन स्पेस आप जानते हैं इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने की बात करता है। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की स्थायी भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब ये इन स्पेस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसे 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सिंगल विंडो स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। उद्देश्य क्या है, भारत की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार करना। कार्यों के बारे में देखें इन स्पेस के, तो यह गैर सरकारी एजेंसी की अलग अलग अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने, सहायता करने, अधिकृत करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। यह एजेंसी इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच एक इंटरफेस या माध्यम के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, इन स्पेस के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कब इसे इस्टेब्लिश किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 2020 में। उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, ताकि अंतरिक्ष संबंधी जो गतिविधियां हैं इनको और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सके। क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र को अगर हम
हमें विकास करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट की अधिक ज़रूरत होती है। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी इस इन्वेस्टमेंट की जो लागत है भारत सरकार के ऊपर, इसे कम करेगी और अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष नीति 2023 को बनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और इन स्पेस को भी इस्टेब्लिश किया गया था इसी उद्देश्य से 2020 में, ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को हम बढ़ावा दे सके। अब इसके संदर्भ में एक यहाँ प्रश्न दिया गया है, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन है, यह अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर सरकारी एजेंसियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और सुविधाजनक बनाना। तो इन स्पेस के बारे में ये दोनों कथन सही है, हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी भी है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर सरकारी एजेंसियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी गैर सरकारी एजेंसी यानी प्राइवेट जो बॉडीज हैं, निजीकरण जो है उसको बढ़ावा देना अंतरिक्ष क्षेत्र में, इसका ये उद्देश्य है। तो दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे उसी पहली न्यूज़ से संबंधित है जो हमने व्हिटले गोल्ड अवार्ड आपको पढ़ाया है आज। प्रश्न है, असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 नाम दिए गए हैं, पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है ग्रेटर एडुजुंटेड स्टार्क, तीसरा है बंगाल फ्लोरिकन, चौथा है भारतीय गिद्ध। तो ये 4 पक्षियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है हाल ही में असम की पूर्णिमा देवी वर्मन को जो व्हिटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है, इन 4 पक्षियों में किसके संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। और इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। हमने सभी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ हैं आज की उन सभी को कवर किया है। आई होप आपको क्लासेज पसंद आ रही होंगी, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये क्लासेज बदलते एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है और साथ ही आपको यहाँ वही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई न्यूज़ चर्चा में क्यों है उसका जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन आपको बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाता है, क्योंकि अब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चा में क्यों है वो तो आपसे पूछा ही जाता है, उसके साथ ही उससे जुड़ा जो उसका स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी स्टेटमेंट में डाल दिया जाता है, फिर पूछा जाता है एक सही है, एक 2 कथन सही है, 1 2 तीनों कथन सही हैं। तो आपको जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो उसको डिटेल में पढ़ें। और सभी न्यूज़ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो आपको ये भी याद रखना है कि हमें किस तरीके की न्यूज़ को कवर करनी है, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो क्लासेस को आप अच्छे से डेली कवर करते रहिए, इसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम टाइम आप इसका मल्टीपल रिवीजन कर सके और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में दे पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप यहाँ से डेली पढ़ते रहते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स की आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के साथ में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहां हैं वहां स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।